हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हम कंपोजिशन ऑफ एयर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा यूनिट 2 का पोर्शन है। ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हम कंपोजिशन ऑफ एयर को आज अच्छे से समझने वाले हैं। ओके, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एयर होता क्या है। ठीक है, तो एयर होता क्या है? इट इज ए टिपिकली ए मॉलिक्यूल इन द एयर जिसका कंपोजिशन किस तरीके से है? इन पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियंस इज पीपीएम। तो इसमें क्या दिया है कि कंपोजिशन इसका जो है 7,74,500 जो है वो नाइट्रोजन है, पीपीएम इतना। ठीक है, उसके बाद है 2,07,500 जो है वो ऑक्सीजन है, 9,250 जो है वो आर्गन है। देखो ये सब पीपीएम में है। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग इट इज पार्ट्स पर मिलियन, और पीपीएम क्या होता है? मिलीग्राम पर लीटर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो 1 लीटर का एयर लो तो उसके अंदर जितना मिलीग्राम होगा इतना ये हमको डिनोट कर रहा है। ठीक है, देखो कंपोजिशन ऑफ एयर ही हम पढ़ने वाले हैं, एयर का डेफिनेशन नहीं, हम कंपोजिशन पढ़ने वाले हैं। तो एक मोटा मोटी आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है यहाँ पे कि किस तरीके का कंपोजिशन होता है एयर में। ठीक है, वाटर वेपर की बात करें तो वो कितना है? 8,357। ठीक है, 8357। ठीक है, तो पहले नाइट्रोजन गया, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर वाटर वेपर, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आता है नियोन 18 पीपीएम। ठीक है, हीलियम आता है 7 पीपीएम, 5 पीपीएम। ठीक है, मीथेन आता है 2 पीपीएम, क्रिप्टॉन हाइड्रोजन जो है 1 पीपीएम में है, डस्ट पार्टिकल आपका कितना पे है? 4 पीपीएम पे, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं 1, पोलन ग्रेन भी 1 है। ठीक है, तो ये 13 मेजर एलिमेंट्स बोलो और मॉलिक्यूल्स बोलो। ठीक है, ये आपको याद करना है कि इनका ऑर्डर क्या है। कल को कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में कि किस ऑर्डर में किसका कितना एबंडेंस है, कौन से एलिमेंट का, ये पूछा जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से याद होना चाहिए। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सब यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। तो क्रिस्टल क्लियर रखो चीज़ों को कि कहाँ कौन सी चीज़ बहुत ज़रूरत है, कहाँ कौन सी चीज़ नहीं है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको रिमेंबर करने की कोशिश करो। ओके, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। तो ये हो गए आपके 13 एलिमेंट्स, तो आपको 13 एलिमेंट्स याद करने हैं। अब आगे चलते हैं। ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ रखा है। अब ये टॉपिक क्या पढ़ा था हमने कि जो एयर होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो कंटेन करता है सेवरल डिफरेंट गैसेस को, और एडिशनली कुछ एरोसोल पार्टिकल्स भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। और ये जो गैसेस होते हैं ये जनरली क्लासिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर अमाउंट, पहला चीज। दूसरा है रेजिडेंस टाइम। ठीक है, अब अमाउंट क्या होता है? कंसंट्रेशन। भाई एक हवा में कितना किसका कंसंट्रेशन है वो उसका अमाउंट है। रेजिडेंस टाइम मतलब कि कितना देर तक वो एटमॉस्फेयर में सस्टेन कर सकता है, मतलब इतना समय तक वो वहाँ पे स्टे करता है। उसके बाद वो गैस क्या होता है, कहीं प्रेसिपिटेट हो जाएगा या कहीं गायब हो जाएगा एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो रेजिडेंस टाइम वो टाइम है जब तक दैट गैसियस पार्टिकल कैन स्टे इन द एटमॉस्फेयर। ओके, इतना समझ में आया? ये जो टॉपिक है ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। इसमें हमने बताया था कि जो कांस्टेंट गैस होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ या आर्गन हुआ, कभी भी आप एक एयर का अगर मास बोलो तो दैट इज इक्विवेलेंट टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड आर्गन का कंसंट्रेशन। ठीक है, जितना इनका कंसंट्रेशन होगा उसके इक्वल ही आप बोलते हो। और कुछ अदर नोबल गैसेस भी होते हैं उसमें। सेकंड आता है वेरिएबल। वेरिएबल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है एंड लॉन्ग लिव्ड ट्रेसर है।
देखो वेरिएबल गैसेस मतलब क्या है कि जो हमेशा वेरी करते रहते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के इतने सोर्सेस हैं, ऑटोमोबाइल सोर्स है, बर्निंग के हजारों तरीके के सोर्स हैं, रेस्पिरेशन एक सोर्स है, तो इतने सारे सोर्सेस होने की वजह से वो जो है वो एक वेरिएबल गैस है, क्योंकि वो बदलता रहता है हमेशा। ठीक है। फिर आता है हाईली वेरिएबल। हाईली वेरिएबल में वाटर वेपर क्यों आ रहा है? क्योंकि वाटर वेपर जो है वो हमेशा जो अर्थ का सरफेस है उसमें एनर्जी होने की वजह से हमेशा उसमें क्या होता है, एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, ये प्रोसेस चलता ही रहता है हमेशा। तो इस वजह से जो वाटर वेपर की अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। किसमें? हाईली वेरिएबल गैसेस में। और इनको हम शॉर्ट लिव्ड ट्रेशर्स भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड ट्रेशर्स भी कुछ होते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रेस गैसेस में। तो ट्रेस गैसेस आपने पढ़ा, पिछले जो 13 हमने बोले थे उनमें ये जो 5-6 को छोड़ के बाकी सब जितने हैं सब ट्रेस हैं। ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड ट्रेशर क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो जल्दी निकलेगा वही हाईली वेरिएबल होगा। ठीक है। जो थोड़ा लॉन्ग लिव्ड होगा वो वेरिएबल होगा। ठीक है। क्योंकि जो चीज़ जल्दी निकल जाता है उसकी रेजिडेंस टाइम कम है। रेजिडेंस टाइम कम होने का मतलब वो हाईली वेरिएबल है। इतना समझ में आ रहा है? तो जिसका रेजिडेंस टाइम लो वो हाईली वेरिएबल होगा। इतना क्लियर रखो, इसी से हम आपको बता रहे हैं। आया समझ में? तो ये चीज़ याद रखो। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा शॉर्ट लिव्ड है, कौन सा लॉन्ग लिव्ड है, और कौन सा हमारा स्टे करता है कांस्टेंट गैस के हिसाब से। इतना आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन अगर एसएसएन रीजनिंग में आते हैं तो इनको आप बना पाओगे। ओके। नेक्स्ट जो है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई हैव मेड हियर। ये आपके लिए है। तो आपको जानना क्या, आप देखो यहाँ पे, ये आपको लर्न नहीं करना है, ये आपको समझना है। ठीक है। आप इतने बड़े टेबल को याद तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इसको समझ जरूर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है पिक्चर का। ठीक है। रेजिडेंस टाइम, सोर्सेस, फार्मूला एंड कंसंट्रेशन के वे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है उसका कंसंट्रेशन कितना है? 78% है। और उसका रेजिडेंस टाइम कितना है? 1.6 इंटू 10⁻7 ईयर्स। देखो कितना साल तक नाइट्रोजन रहता है एटमोसफेयर में। नहीं तो अब तक तो सारे के सारे नाइट्रोजन गायब हो चुके थे। अभी तक एटमोसफेयर में नाइट्रोजन क्यों भरा हुआ है? इसी वजह से, क्योंकि उसकी रेजिडेंस टाइम इतनी हाई है। अब इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं? पहला सोर्स है बायोजेनिक, दूसरा है फोटोकेमिकल। ठीक है। थर्ड बोल, सेकंड जो है दैट इज ऑक्सीजन 20%। 3,000 से लेके 10,000 साल, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके सोर्स क्या है? बायोजेनिक, ये तो सबको पता है। आर्गन, ये कितना है? 0.93%। इसका क्या सोर्स है? रेडियोजेनिक। ऑर्गेनिक रेडियोजेनिक सोर्सेस से निकलता है। रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस, रेडियोजेनिक मीन्स रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस। ठीक है। फिर आपका आता है वाटर वेपर, जिसका कंसंट्रेशन कितना है? 40,000 ppm है, जिसका कितना है? 10 दिन है। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया गया है। तो इसके तो बहुत सारे सोर्सेस थे। बायोजेनिक है, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है, और वॉल्केनिक भी हो सकता है। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड है, 394 ppm है, 20 से 150 ईयर्स तक रहता है ये भी। इसके भी सोर्सेस बायोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक एंड वॉल्केनिक सोर्सेस है। नियोन की बात करें, 18.18 ppm है। ठीक है। इसका सोर्स जो है वो वॉल्केनिक है। ठीक है। तो इसी तरीके से आप हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके बारे में आप पढ़ें। क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ गैस है। एयर कुछ नहीं होता है, एयर एक्चुअली में मिक्सचर ऑफ गैस होता है। तो मिक्सचर ऑफ गैस की कहानी तो यही है कि आपको हर गैस के बारे में पता होना चाहिए। अब हीलियम का देखो कितना साल है, 1 करोड़ ईयर है हीलियम का। अब हीलियम तो निकलता ही नहीं है, एटमोसफेयर में रहेगा ही रहेगा, जितना ट्रेस अमाउंट में भी होगा लेकिन वो रहेगा। मीथेन 10 साल। क्रिप्टॉन कहाँ से निकल रहा है? वॉल्केनिक से निकल रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड देख लो और कार्बन मोनोऑक्साइड भी देख लो।
तो ये सब सोर्सेस, रेजिडेंस टाइम, कंसंट्रेशन एंड फॉर्मूला, इतना याद करो, काफी है। एग्जाम के लिए इतना पढ़ना बहुत ज्यादा है। आप इतना डीप में पढ़ रहे हो एक टॉपिक को, आपको कभी लॉस नहीं होगा एग्जाम में। दैट्स वाई आई एम टीचिंग यू इन डेप्थ। आप अगर कोई चीज डेप्थ में पढ़ जाओगे तो आपको कभी ये चीज भूलने का प्रश्न नहीं उठता है, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल इफ यू मेक दिस टेबल इन योर कॉपी and understand what I am telling and what are the different sources for different kind of gases. I think this is complete. Next again there is xenon, ozone, nitrogen oxide, ammonia, sulfur dioxide and hydrogen sulfide. तो ये सभी मौजूद है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इनके कितने हैं, वीक्स टू मंथ है ओजोन का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 8 से 10 दिन, एमोनिया का 5 दिन, सल्फर डाइऑक्साइड का 2 दिन और हाइड्रोजन सल्फाइड का 0.5 डेज। अब ओजोन तो देखो, ओजोन आया कहानी ना, ओजोन पहले भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? यूनिट 1 में बेसिक ऑफ एनवायरमेंटल साइंस का टॉपिक जो था उसमें पढ़ रखा है कि ओजोन का फोटोलाइसिस होता है। उसका हमने स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के बारे में पढ़ा, फिर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के बारे में पढ़ा। तो वहाँ भी ये सब चीज़ें पढ़ा हुआ है कि वो फोटोकेमिकल रिएक्शन से ही टूटता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनता है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के तो 1 2 3 तीनों सोर्सेस हैं। एमोनिया का 1 2 होगा, बायोजेनिक एंड एंथ्रोपोजेनिक। सल्फर डाइऑक्साइड का एंथ्रोपोजेनिक, फोटोकेमिकल एंड वॉल्केनिक तीनों होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड का बायोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक एंड वॉल्केनिक। अब देखो, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा गैस है जो सबसे ज़्यादा निकलता है हमारे वॉल्केनिक इरप्शन से। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बार बार आया है, तो आपको इस चीज़ को अच्छे से ध्यान देना है। आप ऑर्डर पढ़ो, वाटर वेपर भी निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, तो आपको वो ऑर्डर पढ़ना है, ठीक है। ये आपका काम है, दैट यू विल रीड एज अ होमवर्क। और कमेंट बॉक्स पे लिखो कि सबसे ज़्यादा कौन निकलता है सबसे पहले, फिर उसके बाद कौन निकलता है, फिर उसके बाद कौन निकलता है। तो ये आपका काम है, ये आप पढ़ो, समझो एंड लिखो। देखो, हमेशा टू वे इंटरेक्शन होता है। आप इंटरेक्ट करोगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें, आप और ज़्यादा डाउट पूछोगे और अच्छे से समझोगे चीज़ों को, ओके। तो ये मैंने आपको एक और ब्रीफ दे दिया है ताकि आपका हेल्पफुल हो ये। आगे चलते हैं। पार्टिकल्स, आयंस, रेडिकल्स, ये जो है ये एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट है, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो होता क्या है? पार्टिकल्स मतलब कुछ भी, पीएम, पार्टिकुलेट मैटर पढ़े ही हो। तो ये क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में ये वेरी करता है, 100 पर सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है, नहीं तो 1 लाख पर सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है एक पॉल्यूटेड एयर में। इसका साइज कहाँ से कहाँ ग्रो कर सकता है? 0.1 से 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। इनका जो मास होता है वो 10 माइक्रोग्राम क्लीन एयर में होता है, लेकिन पॉल्यूटेड एयर में क्या होगा? 60 से 2000 इन पॉल्यूटेड, ठीक है, पॉल्यूटेड एयर पर मीटर क्यूब, ठीक है। मास देख रहे हो, माइक्रोग्राम में है, माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम 10⁻⁻6 ग्राम, ठीक है, ये है। तो अगर मैं 2000 माइक्रोग्राम की बात करूं तो कितना होगा? 2 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। तो ये इनका मास रेंज है। आप ऐसा मत सोचो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत कम ही है, मास रेंज बहुत कम है। अब क्या होता है कि कुछ इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर्स भी ओरिजिनेट करते हैं। कहाँ से सोर्स है? ऑटोमोबाइल इज ए सोर्स, ठीक है, जहाँ से लेड पार्टिकल्स वगैरह निकलते हैं एटमॉस्फेयर में। फिर एक कंबसन सोर्स होता है, जैसे कि पायराइट का कंबसन होगा कोल डंप्स में, तो ये रिएक्शन होगा 3Fe(S2) प्लस 8O2 गिव राइज टू Fe3O4, ठीक है, 6SO2। अब ये जो SO2 होता है ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, नेसेंट ऑक्सीजन, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा? SO3। फिर क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, एमोनिया से रिएक्ट करेगा, NH4SO4 बनाएगा,
ये जो H2O निकलता है ये क्या होता है, ये फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 ही बनाता है। तो H2SO4 बनाने के बाद ये जो कंपोनेंट है इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा देते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड से जैसे ये रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर बना देगा। ठीक है, तो ये है ना एक बढ़िया रिएक्शन, H2SO4 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड गिव राइज टू कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O। तो अगर एसिड रेन एसिडिक एयर होगा, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, तो आपके सल्फेट एरोसोल्स बहुत अच्छा काम देते हैं। ठीक है, सल्फेट एरोसोल का होना मीन्स कि एयर में एसिडिटी कम होने के बराबर है। ठीक है, जहाँ पे सल्फेट एरोसोल्स फॉर्मेशन हो गया वहाँ पे आपका एसिड रेन या एसिडिक एयर का होना थोड़ा कम है, क्योंकि ये रिएक्शन एक्ट करता है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, कहाँ पे सल्फेट एरोसोल का क्या रोल है, सल्फेट एरोसोल करता क्या है। सल्फेट एरोसोल ग्लोबल कूलिंग करता है, आया समझ में। नाउ again we will reading about the oxides of nitrogen react with moisture to produce HNO3। तो ये रिएक्शन देख लो, इसमें भी क्या हो रहा है कि NO रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, NO2 बना दिया, NO2 रिएक्ट किया वाटर के साथ प्लस ऑक्सीजन में HNO3 बना दिया, HNO3 अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, एमोनियम नाइट्रेट बना दिया, एमोनियम नाइट्रेट फिर HNO3 क्या किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो फिर से कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट बनाया फिर वाटर बनाया। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड कंपोनेंट है ये काफ़ी हद तक मौजूद है एयर में, और ये करता क्या है इसका काम, ये आपके न्यूट्रलाइज करता है एसिड्स को। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर अगर हम बात करें उसके बाद आता है ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर, जो कि ओरिजिनेट कर रहे हैं वेरियस सोर्सेज से, जैसे कि वेजिटेशन हुआ, ऑटोमोबाइल हुआ, फ्यूल कंबशन हुआ, इन सब जगहों से ये निकलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का आप दिखा रहे हैं, इसको जब भी हम कंबशन कर रहे हैं तो ये स्टीरीन में फॉर्मेशन हो रहा है, फिर ये एक पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना रहा है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना रहा है जिसका नाम क्या है, बेंजो अल्फा पायरीन। ठीक है, डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको कंफर्म हो गया कि क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ो तो आपको अब रेडिकल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा OH रेडिकल्स। ठीक है, OH रेडिकल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, OH रेडिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप OH रेडिकल देखो कि क्या हो रहा है, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डायग्राम बना लोगे बहुत हद तक बहुत चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, ओजोन जो है यूवी लाइट और वाटर वेपर के प्रेजेंस में टूटेगा, क्या बनाएगा, OH रेडिकल बनाएगा। अब ये OH रेडिकल क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, HNO3 बना देगा। ठीक है, वही OH रेडिकल जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या होगा, CH4 बन जाएगा, और CH4 फिर SCHO में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, CO से दो कंपोनेंट बनेंगे जब वो CO के साथ रिएक्ट करेगा, एक CH4 बनाएगा, एक हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगा, की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड ये बना, फिर वो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो यूवी लाइट से रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और फिर वो HO2 रेडिकल बना रहा है। ठीक है, फिर ये बैक रिएक्शन हो रहा है, फिर ओजोन के साथ रिएक्ट करके फिर ये OH बना रहा है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया, फिर ओजोन हो गया। तो ये डायग्राम बनाओ यार, ये डायग्राम बनाओ, स्टेप बाय स्टेप इनिशियली याद करो कि ओजोन जो है यूवी के साथ रिएक्ट किया वाटर के प्रेजेंस में, OH रेडिकल दिया, OH रेडिकल NO2 के साथ रिएक्ट किया, HNO3 दिया, OH रेडिकल CO के साथ रिएक्ट कर रहा है, CH4 के साथ मिलके फॉर्मल्डिहाइड दे रहा है, फिर घुमा के वो HO2 दे रहा है, HO2 फिर HO2 दो बार रिएक्ट करके H2O2 बना रहे हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहे हैं, फिर क्या बैक रिएक्शन हो रहा है ओजोन के साथ नाइट्रेट के प्रेजेंस में, तो ये
OH वापस दे रहा है, और ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो NO2 बना रहे हैं, फिर यूवी लाइट से फिर ओजोन बन रहा है। देखो ओजोन दो जगह में बन रहा है, यहाँ पे भी ओजोन बना और यहाँ पे भी ओजोन बना। ये ओजोन टूटा तो यहाँ पे ओजोन बना, ठीक है। आईएसएन में एक जगह में ओजोन टूट रहा है तो एक जगह में ओजोन वापस बन रहा है, एक जगह में ओजोन कंज्यूम हो रहा है तो एक जगह में वापस बन रहा है। तो ये रिएक्शंस बहुत ज़रूरी है आपको याद करने, ठीक है। बिना इन रिएक्शंस के आप एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री तो समझ ही नहीं पाओगे। तो ये डायग्राम बनाओ, ठीक है, इसको अच्छे से याद करो कि कौन से स्टेप पे कौन सा रेडिकल किस तरीके से बन रहा है। आया समझ में? क्योंकि एसेंशियल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आ सकता है, तो हर स्टेप को बनाओ, डायग्राम बनाओगे तो अच्छे से समझ में आएगा, डायग्राम नहीं बनाओगे तो नहीं समझ में आएगा। ओके ना, अगेन ये मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको, क्लोरीनेशन वाला स्टेप, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन था। स्टेप 1 में क्या हुआ, ये एक रेडिकल में टूटा, क्लोरीन रेडिकल में टूटा, और एक क्लोरोफ्लोरो वाले रेडिकल में टूटा, ठीक है। ये जो क्लोरीन टूटा था ये ओजोन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, ClO रेडिकल बनाया, फिर O2 निकाल दिया वहाँ से, फिर ये ClO रेडिकल, दो ClO रेडिकल फिर जब मिलते हैं तो ये क्लोरेट आयन बनाते हैं, ठीक है। फिर ये क्लोरेट आयन से फिर क्या होता है कि फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में कंजुगेट जो है वो टूटता है, ठीक है। फिर ये ClO2 बनाता है और Cl फिर टूट के वापस चला जाता है। तो यहाँ पे ये फिर स्टेप 2 वापस आ जाता है। देखो फिर से स्टेप 2 में वापस आ गए हो, क्योंकि यहाँ पे ClO बन गया है फिर से तुम्हारा क्लोरीन। बैक टू स्टेप 2, ठीक है। तो बैक टू स्टेप 2 में क्या हो रहा है, फिर ऑक्सीजन टूट रहा है, ठीक है। ओ रेडिकल बन रहा है यहाँ पे, फिर क्लोरीन आ रहा है, फिर यहाँ पे O2 रिएक्ट कर रहा है। तो ये भी आपके एक स्टेप्स है। तो ये दोनों जो आपको मैंने अभी बताया, वो जो दोनों रिएक्शन मैंने आपको अभी समझाया, ये रेडिकल्स का खेल जो है ये एटमॉस्फेयर में चलता रहता है। तो ये जो रेडिकल्स के खेल हैं, आपको इनको याद करने की जरूरत है रिएक्शंस के साथ। इफ यू रिमेंबर देम बाय लर्निंग द रिएक्शन, यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। अब मैं एक चीज और आपको टर्म बता देता हूँ जो आपको पढ़ने की जरूरत है, दैट इज चैपमैन रिएक्शन, ठीक है। इसको जाके पढ़ो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको जरूर रिमेम्बर करो, बिना इसके थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं, ठीक है। तो आई विल गिव यू दिस हिंट कि चैपमैन रिएक्शन जाके आप पढ़ो, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। देखो हर टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना है, ये ज़रूरी है आपके लिए। अगर इंटरेस्टिंग बना कर नहीं पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चंस छूट जाएंगे। यूजीसी नेट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल nowadays, so you have to be very cautious about understanding the things and how to gather the knowledge in a proper way. So I hope ki this is very 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 sufficient for you, this lecture. Have a nice day.